નમસ્કાર. આજે ગુરુવાર મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના ગુરુવારી આપણે મીટિંગ. આજના વિષય છે કિસાન આંદોલન અને ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ, અને એ ઉપર ચર્ચા કરવાના છે આપણે સામને રીમીબેન વાઘેલા. આપણે તો જનરલી કમ્યુનિટીના તો 3 વર્ષથી આપણે ઓનલાઈન ડિસ્કશન ચલાવીએ છીએ, અને અત્યારે આપણે જનરલી હિન્દીમાં પણ આપણે ચલાવવું પડે છે, કેમ કે એક ઓલ ઇન્ડિયા ડિમાન્ડ પણ આપણે સાથે છે. એટલે હું અત્યારે हिंदी स्विच ओवर करूँ छूँ. नमस्ते. आज मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का वीकली मीटिंग जो गुरुवार में हमारा होता है, आज का चर्चा का विषय जो चर्चा की जो टॉपिक है वो है किसान आंदोलन और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल. अब तो सबको पता है कि सरकार ने जो 3 फार्मर्स एक्ट, जो किसान आंदोलन जो 3 जो फार्मर्स का जो एक्ट जो किया था, तो उसको तो विड्रॉ किया है. मोदी साहब ने विड्रॉ किए, कैबिनेट ने इसको भी स्वीकार भी किया है. लेकिन किसान आंदोलन के नेतृत्व जो है तो वो 30 दिन का मोड़ दिए हैं कि ये आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, हमारा आंदोलन चालू रहेगा. आज मशाल शोभा यात्रा, आज मशाल जुलूस है, फिर कल ऑल इंडिया स्ट्राइक है, फिर 30 तारीख को पार्लियामेंट का 30 तारीख को मार्च है. तो लगातार प्रोग्राम चालू है ऑल ओवर इंडिया में. और अभी लखनऊ में बहुत बड़ा किसान का पंचायत हुआ, उसमें एंडोर्समेंट हुआ. आंदोलन के बारे में लोग का एंडोर्समेंट भी आ रहा है. तो हमारी चर्चा किसानों की 3 बिल के बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की बिल के बारे में बहुत चर्चा नहीं हुआ है. तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हमारा चर्चा करना ज़रूरी है. तो आज हम पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करेंगे रिमीबेन वाघेला, जो काफ़ी इसके बारे में उन्होंने ये अभ्यास किया है और काफ़ी बार हमारे सामने एमएसडी के प्लेटफॉर्म से काफ़ी बातों को लेकर बहुत बार आए हुए हैं. सी इज ए नोन फेस. तो अभी मैं रिमीबेन वाघेला को बोल रहा हूँ कि वो चर्चा करें. नमस्ते दोस्तों. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी ने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का मौका दिया, इसलिए मैं मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आज का जो टॉपिक है किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 उसको लेकर जो पूरी बात चल रही है, ये टॉपिक को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. किसान आंदोलन में हम लोगों ने देखा कि किस हिसाब से जिन सरकार ने पहले उन पर लगातार आरोप लगाए, उनको खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, सब एंटी नेशनल है, बड़े बड़े किसान जिन लोगों को अपने मुनाफे को लेकर जो लोग कंसर्न है, सिर्फ वही लोग ये मूवमेंट में जुड़े हुए हैं. जो लोग ये मूवमेंट का सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को भी एंटी नेशनल करार दिया गया. लेकिन फिर एक दिन अचानक प्रकाश पर्व के रोज़ प्रधानमंत्री टीवी पर आकर पूरे सेंटिमेंटल इमोशनल होकर बात करते हैं. तो वो तो बात करते हैं कि शायद हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई, इसलिए हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए कि ये जो 3 फार्म लॉज थे वो कितने अच्छे थे. लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग नहीं समझा पाए. पूरे किसान आंदोलन में हम लोगों ने देखा कि भगत सिंह की तस्वीर को लेकर ये पूरा मूवमेंट चला. भगत सिंह वो आंदोलन में पूरे छाए हुए थे. जब ये प्रधानमंत्री की बात सुनी कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, तो ये तपस्या क्या थी, उसी समय पर मुझे भगत सिंह ने ही कहा हुआ ये शेर भी याद आता है. भगत सिंह ने कहा था अंग्रेज़ों के सामने कि उन्हें ये शौक़ है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या हो, उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या हो, हमें ये शौक़ है देखे कि सितम की इंतहा क्या हो.
सामने वाले जो लोग हैं वो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि अब हम कौन सा नया सितम इन लोगों पर गुजारें, और एक हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप जितने भी जुल्म सितम हम पर कर दो, हम तो ये देखना चाहते हैं कि आपके सितम की इंतहा क्या है, आप कितना सितम हम लोग पर कर सकते हो। किसान आंदोलन ने ये दिखा दिया कि आप जितने भी सितम कर लो, आंदोलन को एक पीपल्स मूवमेंट जो एक जेन्युइन वैल्यू बेस्ड मिलिटेंट पीपल्स मूवमेंट है, उसे बदनाम करने के लिए आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन पीपल्स मूवमेंट को ज़्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, ना ही उसको गलत करार देकर लोगों के सामने उसके ज़्यादा दिनों तक लोगों के सामने उसको बदनाम किया जा सकता है। लेकिन अब तो ये 3 फार्म लॉज जो है वो विड्रॉ हो गए, कैबिनेट में भी इसकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है, लेकिन फिर भी और कुछ डिमांड को लेकर ये मूवमेंट जारी रहेगा, ये बात किसान लोग कह रहे हैं। आज के अखबारों में तो ये भी बात आ रही है कि हम 30 दिन की मोहलत देते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी जो सारी मांगे हैं वो सारी मांगों को 30 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाए। तो सिर्फ ये 3 किसान कृषि बिलों की बात नहीं थी, इसके साथ जो कुछ और डिमांड जुड़ी हुई है, जो किसान जो मारे गए वहाँ पे जो मार्टियर हुए उनको कॉम्पेंसेशन देने की बात है। साथ ही साथ मूवमेंट के दौरान जितने भी किसान लीडर्स पर या जो पार्टिसिपेट जिन लोगों ने मूवमेंट में किया था उन पर जो पुलिस कार्रवाई हो रही है उसको एंड अप किया जाए। तो ये सारी डिमांड को लेकर एक इम्पोर्टेंट डिमांड ये भी है कि आने वाला जो बिल है जो गवर्नमेंट चाहती है कि पार्लियामेंट में पारित हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, जो 2020 में भी गवर्नमेंट इसे पारित करना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया, तो ये विड्रॉ किया जाए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल क्या है, और पूरे देश में जो हम सभी लोग तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, हम सभी तो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने वाले कस्टमर है, कंज्यूमर है, लेकिन हम जितनी मजबूती से ये बिल को विड्रॉ करने की डिमांड नहीं उठा रहे हैं, उतनी मजबूती से किसान आंदोलन में क्यों ये मांग उठ रही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को विड्रॉ किया जाए। दोस्तों, हम सभी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, हम किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, हम सभी को हर महीने बिजली के बिल का इंतज़ार रहता है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बिजली का जो बिल आता है उससे हमारा पूरा बजट भी हिल जाता है। पिछले साल जब पहला लॉकडाउन था और कंप्लीट लॉकडाउन था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था अप्रैल मई के दौरान, उस समय पर पर्टिकुलरली यहाँ गुजरात अहमदाबाद में तो हम सभी ने ये फेस किया कि बिजली का जो बिल है वो मतलब रेसिडेंशियल जो बिल है वो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा आया और बहुत लोग इसको लेकर परेशान भी हुए। बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, ये 2 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ज़्यादा हुआ है। काफ़ी लोगों ने इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की कि लॉकडाउन के दौरान सब लोग घर में रहे, टीवी चालू रहा, फ्रिज चालू रहा, गुजरात में इतनी गर्मी पड़ती है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके घरों में एयर कंडीशनर भी चालू रहा। लेकिन इन सारी बातों को भी अगर कंसीडर किया जाए, फिर भी डबल ट्रिपल इलेक्ट्रिसिटी बिल उस दौरान सबके घर में आया। मेरा घर है, हम जहाँ समर में 3000 4000 बिल आता है, वहाँ पे 6000 8000 तक का बिल भी उस टाइम पर सब लोगों के घर में आया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पहले हम लोग उसको इग्नोर करते थे, कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन हम लोग आज सभी लोग महसूस कर रहे हैं, ज़्यादातर की जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर हैं सबको बिजली के बिल को लेकर एक परेशानी होती है, एक कंसर्न भी होता है और बजट में पूरा लिखा जाता है कि इस महीने प्रोबेबली ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा होगा तो इतनी अमाउंट हम लोगों को साइड में रखनी है। तो हम सब लोग ये एक्सेप्ट तो करते हैं कि बिजली के जो दाम हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और अहमदाबाद के ऐसे एरिया में रहती हूँ कि जहाँ पे
मतलब पावर सप्लाई कभी कट नहीं होता, तो हम लोग ये कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, ऐसे जो मेट्रो सिटीज़ भी जो है जहाँ पर प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वहाँ के कुछ पोश एरिया को छोड़ के ऐसे मेट्रो सिटीज़ में भी ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पर रेगुलर बेस पर पावर सप्लाई कट होता है। तो ये परेशानी भी हम लोग झेल रहे हैं। तो ये सब जो बात है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, पावर सप्लाई रेगुलर तौर पर नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी किसी भी रीज़न से अगर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाता है, तब उसको रिज्यूम करने के लिए जो परेशानी झेलनी पड़ती है, वो सब से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। वो चाहे मैंने जो पहले बताया कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन सब लोग ये परेशानी को झेल चुके हैं। अब जब ये नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आ रहा है, तो उसको लेकर इतनी बड़े मूवमेंट, किसान ये 3 फार्म लॉज के साथ ये बिल को भी विड्रॉ करने की जो डिमांड जुड़ी है, तब हम सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर क्यों किसान लोग 3 फार्म लॉज विड्रॉ होने के बाद भी पर्टिकुलरली ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को विड्रॉ कराने की मांग पर क्यों अभी भी तुले हुए हैं। तो हम लोगों को ये इसके बारे में जानना चाहिए। जैसे फार्म लॉज के बारे में भी हम लोग ये जानते हैं, हालांकि इसको लेकर इतना बड़ा डिस्कशन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब सेंटर के पास, पार्लियामेंट के पास एग्रीकल्चर को लेकर बिल बनाने का, बिल पारित करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे 7th शेड्यूल के मुताबिक स्टेट लिस्ट में आता है। इलेक्ट्रिसिटी पर जो बिल बनाने का जो राइट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों का जो संयुक्त यादी जो है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसमें आता है। मतलब स्टेट भी इस पर बिल बना सकते हैं, सेंटर भी इस पर बिल बना सकते हैं। लेकिन ये बिल में जो एक अथॉरिटी बनाने की जो बात की गई है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी, जिसकी पावर एक हाई कोर्ट के जितनी होगी। एक किसी भी स्टेट की जो हाई कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट के पास जितने पावर होते हैं, इतने पावर ये अथॉरिटी के पास होंगे, और ये जो अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी। तो स्टेट की कोई पावर ही नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी पर बिल बनाने का राइट जो सेंटर और स्टेट दोनों को है, लेकिन ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर बिल बनाने का जो राइट है और इसे टोटल कंट्रोल करने का जो बात है, वो पूरा का पूरा सेंटर के पास चला जाएगा, और स्टेट के पास जो राइट होने चाहिए वो राइट स्टेट के पास नहीं रहेंगे। और इसी वजह से बहुत सारे स्टेट भी, खास करके वेस्ट बंगाल भी, इसी रीज़न से ये बिल को अपोज कर रहे हैं। दूसरी, मैं सिर्फ इसके पॉइंट ही बता रही हूँ, मैं इस बिल के डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रही हूँ। जो क्रॉस सब्सिडी की जो बात है, वो क्रॉस सब्सिडी, इस बिल अगर पारित हो गया और ये अगर कानून बन जाता है, तो क्रॉस सब्सिडी जो हम लोगों को मिलती है, पर्टिकुलरली किसानों को जो मिलती है, और इसी वजह से किसान लोग भी इसका बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। अभी तक क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पावर प्रोडक्शन कंपनी के पास से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करती है, और जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी किसानों को सब्सिडाइज रेट पर देती है। अब से क्या होगा, ये बिल में जो बात की गई है उसके मुताबिक ये क्रॉस सब्सिडी का एंड हो जाएगा। जैसे एलपीजी सिलेंडर में हुआ, सब्सिडी की जो अमाउंट है वो सीधे जो उसके जो कस्टमर हैं उनके बैंक अकाउंट में आएगी। तो एलपीजी की सब्सिडी में भी यही हुआ, ये सब्सिडी ख़त्म कर दी गई और बोला गया था कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट आएगी। मुझे याद है कि अकाउंट में कितनी अमाउंट मिलती थी, 181 या 158 जितनी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आती थी एलपीजी की सब्सिडी को लेकर।
और पिछले जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, बैंक अकाउंट में एलपीजी सब्सिडी के नाम पर एक भी रुपया जमा नहीं हुआ है। अब बोल रहे हैं कि एलपीजी के ऊपर की जो सब्सिडी है वो हम ये 1.5 साल के बाद फिर से रिज्यूम करेंगे। तो पहले तो किसानों को जो भारी भरकम जो बिल आता है वो विदाउट सब्सिडियल रेट उन्हें पहले भरपाई करना होगा। फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है जैसा एलपीजी सिलेंडर में हुआ ऐसा इसमें भी हो सकता है, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीधे बैंक अकाउंट में सब्सिडी की जो अमाउंट है वो डालेगी। लेकिन पहले तो हमें भारी भरकम बिल भरना ही पड़ेगा। तो किसान लोग इसलिए सबसे ज़्यादा इसका अपोज कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी एक एसेंशियल नेसेसिटी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर में ठीक से प्रोडक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्न टाइम में हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है, जिसे हम लोगों को नॉन प्रॉफिट कमोडिटी के तौर पर देखना चाहिए। इसमें से जो प्रॉफिट लेने की जो बात है, जो इस बिल में हम आगे की डिस्कशन में देखेंगे कि कैसे इसको पूरा प्राइवेटाइज करके मोनोपोली हाउस को देने की जो बात है और किस तरह से इसमें से भी मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जाए, ऐसे रिकमेंडेशंस ये बिल में है। तो किसान लोग इसलिए इसका अपोज कर रहे हैं कि उनको जो सब्सिडी अब तक जो मिलती थी वो सब्सिडी उन्हें नहीं मिलेगी। और डेंजरस बात जो सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं हमारे लिए भी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है वो फ्रेंचाइजी दे सकती है। अब इसमें सबसे डेंजरस बात ये जो है कि ये फ्रेंचाइजी जो भी लोग लेंगे, जो भी छोटी कंपनियां हो बड़ी कंपनियां हो, जो भी लोग ये फ्रेंचाइजी लेंगे उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनको पावर डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी रिस्क है वो रिस्क का जिन्हें कुछ पता भी नहीं है, ऐसे सभी लोग भी, ऐसी कंपनियां भी ये फ्रेंचाइजी ले सकती है और उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। ये कितना रिस्की है हम सब लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ा फ्लड हुआ था उत्तराखंड में, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गंगा नदी में जो मतलब गंगा नदी को पूरा टनल में से पास करके फिर उसको एक हाइट पर से वो पानी को नीचे छोड़ना और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और ये जो पूरा हमारी नेचर के साथ ये जो हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, डेवलपमेंट माइनस ह्यूमन इंटरेस्ट को लेकर ये जो पूरा हो रहा है, तो ऐसी आपदाएं आने वाले दिनों में आ सकती है अगर हम नेचर को कंसीडर नहीं करेंगे तो उस टाइम पे ये पावर जनरेशन के लिए जिन जिन कंपनियों को ये लाइसेंस दिया गया था, बाद में ये बात खुलकर आई कि नेटवेयर बनाने वाली कंपनी को भी ये पावर जनरेशन के लिए लाइसेंस दिया गया था। तो हमारे सामने ऑलरेडी एग्जाम्पल है कि बिना एक्सपीरियंस आने वाली कंपनियां अगर ये सेक्टर में आती है तो क्या रिस्क हो सकता है। तो अगर यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, अगर उन पर कोई वॉचडॉग नहीं होगा, तो ये रेगुलर कस्टमर के लिए कितना रिस्की हो सकता है। तो ये इसका सबसे डेंजरस पॉइंट है। फिर ये बोल रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में मुनाफा ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के नाम पर जो भी पावर जनरेशन करने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में अगर मुनाफा नहीं मिलता, अगर पूरा पैसा जो उनको चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो विदेश में भी बिजली बेच सकते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे लगता है कि यहाँ की जो कंपनी है वो सस्ते में दे रही है लेकिन ज़्यादा मुनाफे के लिए बाहर की कंपनी से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़े, तो आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि हम लोगों को मजबूरी में आकर जो मतलब महंगी बिजली प्रोवाइड करती हो ऐसी कंपनी से भी हम लोगों को बिजली परचेज करनी पड़े। ऐसा ऑलरेडी हो चुका है कि जो पब्लिक सेक्टर जो हमारे है, जो कोल माइनिंग में है, तो हमारी गवर्नमेंट
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमारे ही पब्लिक सेक्टर से कॉल परचेज करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर से ऑलरेडी महंगे दाम में और लोअर क्वालिटी का कॉल परचेज करती है, और फिर हमें बिजली वही एक्सपेंस दिखाकर हमारे घर में जो बिजली आती है वो और ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो ऐसा ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में भी आने वाले दिनों में ये पॉइंट्स की वजह से हो सकता है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, इसीलिए अभी तो ये बिल पार्लियामेंट में नहीं रखा गया है, लेकिन आने वाले सेशन में हो सकता है कि इसे रखा जाए। लेकिन स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के नाम पर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है। ऑलरेडी पौंडीचेरी, जम्मू और चंडीगढ़ में इसको लेकर नोटिस जारी हो चुके हैं। यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, लेकिन पूर्वांचल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उसके प्राइवेटाइजेशन की बात ऑलरेडी चली थी, लेकिन वहाँ के लोगों की मूवमेंट और वहाँ के एम्प्लॉई ने भी उसको जो जिस तरह से अपोज किया, उसकी वजह से ये डिसीजन तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, विड्रॉल उसका हो गया है। तो फिर प्रीपेड मीटर की बात 2020 का जो बिल था उसमें उन्होंने कही थी, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके जब 2020 में ये बिल को ला रहे हैं तब वो बोल रहे हैं कि क्लियरली नहीं लिखा गया है कि प्रीपेड मीटर होंगे। लेकिन एक बात ये बिल में ये लिखी गई है कि अगर गारंटीड रिटर्न में अगर कस्टमर की ओर से कोई शॉर्टफॉल हो रहा है, मतलब इसका सीधा अर्थ में समझाऊँ कि अगर हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो अनसर्टेनिटी ऑफ पावर हो सकता है। मतलब इसका सीधा मतलब हुआ कि आने वाले दिनों में हमारे घर में प्रीपेड मीटर लग सकते हैं, और अगर प्रीपेड मोबाइल में जैसे हमारा होता है कि अगर रिचार्ज हमारा ख़त्म हो गया तो हमारे मोबाइल में ना ही हमारी कॉलिंग सर्विस चलती है, ना ही हमारी डेटा सर्विस चलती है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो लोग तुरंत ना करें, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेटली ये होगा कि अनसर्टेनिटी ऑफ पावर हो जाएगी। अगर आपका प्रीपेड मीटर में आपका रिचार्ज ख़त्म हो चुका है तो हो सकता है कि जैसे ही आपका रिचार्ज ख़त्म होगा तुरंत ही आपके घर की लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये भी इसमें एक बात है। एक और जो बात इसमें है कि जो अभी तक जो गवर्नमेंट कंपनियां जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसपोर्टेशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी के, उसकी जो लैंड है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसको प्राइवेट ओनर को रेंट पर भी दिया जा सकता है। तो ये तो जो भी पब्लिक सर्विस के नाम पर जो भी गवर्नमेंट कंपनियां जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में जो जुड़ी हुई है, अगर उनके जो बिल्डिंग है, उनकी जो लैंड है, वो तो गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट की मालिकी की जो भी बिल्डिंग या जो ज़मीन होती है वो आखिर में उसके मालिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके मालिक लोग होते हैं। तो जो लोगों के पैसे से जो बिल्डिंग बना है, लोगों के पैसे से, उनके टैक्स से जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां जो खड़ी हुई है, उसको प्राइवेट ओनरशिप को देने की बात इसमें लिखी हुई है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई प्राइवेट ओनर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं और एक गवर्नमेंट कंपनी को, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को या सप्लाई कंपनी को अगर ये ले लेते हैं, तो उसके जो सारे एम्प्लॉई जो है, जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, वो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से जो भी बेनिफिट मिलते हैं, हम जानते हैं कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का बेनिफिट और प्राइवेट सेक्टर में काम करने का बेनिफिट, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आने वाले दिनों में ये जो एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट ओनर ने परचेज कर लिया तो ये जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इसका पूरा मिलकर इसको अपोज करना चाहिए। एक और मैं आपको बात बतानी चाहती हूँ, ये बिल में तो नहीं है लेकिन वेस्ट बंगाल में इसको लेकर एक और बात भी चल रही है। जिनके पास भी बड़ा घर है या फिर इंडिपेंडेंट हाउस है, वो अपने घर पर सोलर पैनल लगा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसी से जनरेट कर रहे हैं।
और रेसिडेंशियल यूज़ के बाद अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बचती भी है तो गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसको बेचकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। अभी तक ये सिचुएशन अवेलेबल है हमारे सामने, ये मौका भी हमारे सामने अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल में एक नोटिस जारी किया गया है कि जो लोग भी सोलर एनर्जी इंडिविजुअल लेवल पर भी सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद अपने घर में सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? उन्हें पहले प्रोड्यूस हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेशनल ग्रिड को बेचनी होगी। नेशनल ग्रिड में वो बेचेंगे 3 या 4 रुपए के बीच में। फिर नेशनल ग्रिड से वही इलेक्ट्रिसिटी अपने रेसिडेंशियल यूज़ के लिए 5 से 8 रुपए में परचेस करनी होगी। तो कौन सा ऐसा इंसान होगा जो 3-4 रुपए में बिजली बेचेगा और फिर वही बिजली अपने खुद के यूज़ के लिए 5 से 8 रुपए में खरीदेगा। और सोलर एनर्जी किसी भी गवर्नमेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। सोलर एनर्जी तो सबकी प्रॉपर्टी है, सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्सिडी जो दिन ब दिन सोलर एनर्जी पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दिन ब दिन गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी, वो सब्सिडी दिन ब दिन कम हो रही है। लोगों को 1 लाख से 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ता है और इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नेशनल ग्रिड को बेचने के बाद ज़्यादा रुपए में परचेज करनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में ऐसा कोई भी मूर्ख इंसान होगा जो सस्ते में बिजली बेचकर खुद के लिए महंगे में बिजली खरीदेगा। तो ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकती हैं और इसका सीधा असर हमारे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके बजट पर होगा। और अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो हम सब जानते हैं कि बाकी चीज़ों में हम लोगों को कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि बिजली हम सब जानते हैं कि एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो किसान लोग भी इसका इसीलिए अपोज कर रहे हैं और हम लोगों को भी इसका इसीलिए अपोज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एक पब्लिक यूटिलिटी की जो चीज़ है उसमें टोटल प्राइवेटाइजेशन की बात है। ना ही सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बात है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है उस पर टोटल कंट्रोल सेंटर का रहेगा, स्टेट की कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। साथ ही साथ में जो प्राइवेट मोनोपोली हाउसेस जो है, जो बड़े बड़े मोनोपोली हाउसेस जो हैं, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्शन में, सप्लाई में रहेंगे। और ये बिल जो बात कर रहा है कि अथॉरिटी जो बनाने की बात जो है, वो अथॉरिटी की जो सत्ता है वो हाई कोर्ट के बराबर होगी। तो अगर मुझे कुछ इश्यू होता है तो मैं डायरेक्टली मतलब मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझे उसके हायर अथॉरिटी के सामने जाकर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो एक इंडिविजुअल इंसान, क्या हम मतलब ये सोच सकते हैं कि कोई एक अकेला इंसान इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं जो प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में चली गई है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये टोटल प्राइवेटाइजेशन की बात है। हमारे घर में बिजली की कटौती भी हो सकती है। ये बीच में हम लोगों ने सुना कि कोल क्राइसिस की बात भी हम लोगों ने सुनी। कोई मतलब गवर्नमेंट के ही कोई एक बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन चले उतना कोयला हमारे पास है, फिर और कोई बोलता है कि नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस नहीं होगी। इसके पीछे भी क्या ऐसी बात तो नहीं थी ना कि कोल क्राइसिस की बात हमारे देश में खड़ी करो, फिर ऑस्ट्रेलिया में अदानी के पास जो महंगे दाम वाला जो कोयला है वो परचेज करके लाओ। तो जो नॉर्म्स चॉम्स्की ने जो बोला था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, पहले से ही लोगों में ये मानसिकता खड़ी कर दो कि नहीं, कोल क्राइसिस होने वाली है, 4 दिन में बिजली कटौती हो जाएगी, जैसे भी हो, जहाँ कहीं से भी हो, जितने भी दाम में हो, हम लोगों को कोल परचेज करना होगा। तो ये टेंडेंसी खड़ी करके ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट तो नहीं हो रहा ना हमारे देश में। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का टोटल प्राइवेटाइजेशन की बात है, टोटल बड़े बड़े मोनोपोली हाउसेस को देने की बात है, उसके खिलाफ जिस तरह से किसान लोगों ने डटकर आंदोलन किया, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ किसान लोगों के साथ साथ हम सब जो रेगुलर कस्टमर है इलेक्ट्रिसिटी के, जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, हम सबको मिलकर इसके सामने
एक बहुत बड़ी मूवमेंट करनी होगी, वरना आने वाले दिनों में शायद ऐसा भी हो कि हम सबके घर अंधेरे हो जाए। तो इससे पहले हम सब हमारी सक्रियता को आगे बढ़ाएं और इस बिल का हम लोग विरोध करें। मैं फिर से मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया आपके सामने आकर कुछ बातें रखने का। शुक्रिया।